हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस टीयर टू टीजीटी साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ये एनालिसिस ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब पे मैंने पोल को क्रिएट किया था वन डे बिफोर। तो उसके रिस्पांस के बेसिस पे ये एनालिसिस मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका जो अपकमिंग टाइम है वो वेस्ट नहीं हो और आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को दे के आ पाओ। ये पेपर जो ईएमआरएस का कंडक्ट हुआ है, ये आपके लिए एक रियलिटी चेक था। नाउ द सेकंड पेपर के बारे में आपको बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी। नाउ कम टू द एनालिसिस पोल, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूआर कैटेगरी के बारे में। तो पोल में अराउंड 45 स्टूडेंट ने अबव 75 को वोट किया है। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि यूआर की जो कट ऑफ है 75 से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यूआर के लिए अगर हम प्रैक्टिकल एक रेंज को एक्सपेक्ट करें तो 74 टू 78 के अराउंड यूआर ऐसा बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। 491 स्टूडेंट्स ने जो वोट किया है वो ऐसा बोल रहे हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स फेक भी होंगे, कुछ रियलिटी में ऐसा मानते होंगे कि उन्होंने चेक करके इतना ही वो स्कोर कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट माय एनालिसिस, दिस इज़ योर एनालिसिस। बट मैं समझ सकती हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर पेपर देने में और बाहर बैठ के एनालिसिस करने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। वो टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है, प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में आप कैसे अपने आप को काम रख के, कंपोज रख के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हो। किसी का ओएमआर फिल गलत हो गया होता है, किसी ने सेट नंबर गलत फिल कर दिया होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर किसी ने फिल गलत कर दिया होता है, कोई क्वेश्चंस को फुली अटेम्प्ट नहीं कर पाया है। तो ये सारी कंडीशंस को भी देखा जाए तो अबव 75 नहीं जाना चाहिए, इससे तो बिलो ही होना चाहिए। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इतना हाई कट ऑफ नहीं जाए और जितना स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं उतना जितना यहाँ पे आया है इससे तो कम ही जाए। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो अराउंड 43% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वोट किया है 70 टू 75 और अबव। तो यहाँ पर भी ओबीसी का भी काफ़ी टफ कंपटीशन दिख रहा है, जहाँ तक 488 वोट्स की बात है। तो इस जोन में मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 68 टू 75 के बीच में रेंज रह सकता है ओबीसी की कैटेगरी का। सिंस स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है वो लोग उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। एंड जितने भी एमसीक्यू पार्ट में न्यूमेरिकल्स आए थे और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपके न्यूमेरिकल्स आए थे, उसको अगर देखा जाए तो अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं अटेम्प्ट करके आ पाए हैं, तो कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर वो लोग छोड़ के आए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ 70 के रेंज में रहने का चांसेस हैं फॉर द ओबीसी सेक्शन, या उससे नीचे जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग दिस, यू आर सेइंग दिस। तो 68 एक्सपेक्टेड है फॉर द ओबीसी पार्ट, आई कैन से। ठीक है, या उससे नीचे भी जा सकता है, यू नेवर नो। नाउ बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। वहां पर आप लोगों ने वोट किया है 40%, तो वोट किया है 65 टू 70 के बीच में, और 30% वोट किया है अबव 75। दिस इज लिटिल, मुझे लगता है कि ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जहां तक मुझे पता है। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो यानी इस बार अगर काफ़ी कफ बैटल लग रहा है। वहाँ पे 488 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 423 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 67 टू 72 के रेंज में हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाए। बट लेट्स होप कि इससे भी कम जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स जितने कमेंट्स के थ्रू मैं देख पा रही हूँ कम आ रहे हैं अब फाइनल चेक करने के बाद में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। वहाँ पर कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने 36% स्टूडेंट ने 60 टू 65 के रेंज में स्कोर किया है। ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 350 वोट्स के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि 58 टू 64 के रेंज में होनी चाहिए कट ऑफ, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। 58 इज़ द सेफेस्ट स्कोर, आई गेस। तो वहाँ पर एससी एंड एसटी कैटेगरी फॉल कर सकते हैं, एंड इतना स्कोर इज़ आई थिंक सफिशिएंट इनफ। नाउ बात कर लेते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, कि ये जो ऑफिशियली पोल क्रिएट किया है ये कट ऑफ नहीं बताता है एग्जैक्ट कट ऑफ। तो आपका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चल जाए पाएगा। ये जो पोल क्रिएट किया गया था ये स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स के बारे में बात करता है। कई बार जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं वो भी ये वोट कर देते हैं, इसलिए पोल में कट ऑफ थोड़ी इन्फ्लेटेड भी दिखेगी आपको। और हो सकता है ये एक्चुअल कट ऑफ पर से कम हो, ठीक है, या एक्चुअल कट ऑफ से ज़्यादा हो, ये यू नेवर नो। हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, टोटल वैकेंसीज कितनी है,
ठीक है? उसके बेसिस पे अटेंडेंस कितनी थी, ये भी मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है? और फाइनल इवैल्यूएशन पैटर्न कैसा हो रह रहा है, इवैल्यूएशन करते टाइम जो टीचर है, वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कितने मार्क्स दे रहा है, उन सब पे भी कंबाइंड ये असर पड़ता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। नाउ अगर हम सारे पोल्स को एनालिसिस करें कंबाइन करके, तो एक बैलेंस्ड कंक्लूजन में ये निकाल सकती हूँ कि एक सेकंड, एक बैलेंस कंक्लूजन में ये निकाल सकती हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रेंज क्या रहेगा। यूआर कैटेगरी के लिए 74 टू 78 एज पर द पोल्स, नॉट माई, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 68 टू 75, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 67 टू 72 प्लस, ठीक है, जितना भी डिपेंड करता है 67 ये। एससी और एसटी के लिए वी कैन से 58 टू 64 की रेंज में लाई कर सकता है ये कट ऑफ, ठीक है। अगेन ये ऑफिशियल नहीं है, पोल ट्रेंड के बेसिस पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकाला है। दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर पोल एनालिसिस, नॉट माइन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर आप ईएमआरएस का वेट कर रहे हो तो अब आगे क्या करना चाहिए, मतलब रिजल्ट के हिसाब से अगर आपका मार्क्स इस कट ऑफ के हिसाब से आपका मार्क्स थोड़ा भी 5 मार्क्स 4 मार्क्स कम आ रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मेरा सिंपल आंसर आप लोगों के लिए ये है कि ईएमआरएस को लेके स्टक मत रहो। अब सीधा केवीएस और एनवीएस के मोड में शिफ्ट हो जाओ और ट्राई करो कि डी ट्रिपल एसबी की जो पोस्ट आपने भरी है उसका वेट करो। यूपी टेट है उसका वेट करो। बिहार का टीआरई है, वो भी एग्ज़ाम है, तो उसका वेट करो। तो जितनी भी टीचिंग पोस्ट अपकमिंग हैं, उनका वेट कर सकते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं यही लास्ट अपॉर्च्युनिटी थी, अब क्या करना चाहिए? तो केवीएस, एनवीएस जो अपने इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करा रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसी प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप अपने आप के इंटरव्यूज़ को दे सकते हो। पीएचडी का प्लान कर सकते हो। मतलब देयर आर सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज़, तो अभी सोच के इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू प्लान फॉर द केवीएस एनवीएस स्ट्रैटेजी? तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ, आप केवीएस और एनवीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजाइज करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी प्लान आपका होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि केवीएस और एनवीएस में आपकी ईएमआरएस वाली प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। आप सब में से 9th 10th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी को बहुत पढ़ के गए थे। 11th 12th पे आप लोगों ने एम्फेसिस इसलिए दिया था क्योंकि 2023 का पेपर उस पे बेस्ड था, तो आपको लग रहा था कि सब्जेक्ट ओवरलैप कर सकता है। यहाँ पर आपके कंटेंट की क्लैरिटी आपको हो गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस बेसिस पे अगर अभी देखा जाए तो जितना हो सके, क्योंकि 60:40 का रेशियो है, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ही सिर्फ आने वाले हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 60 आने वाले हैं एमसीक्यू से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का तो ठीक है आपने प्रैक्टिस कर ली है, जितने बेसिक क्वेश्चंस है जो ईएमआरएस का स्ट्रैटेजी रहा है कि आपको जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है पेपर पे, 3 से 4 लाइनें आपको मिल रही हैं बिटवीन द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ए बी और सी के पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस हिसाब से अब आपको अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना है। नेक्स्ट आंसर्स की जो भी प्रिपरेशन करनी है वो इस हिसाब से ही करनी है कि जैसा ईएमआरएस ने पूछा है, क्योंकि एक ट्रेंड सेटर बन जाता है तो उसी पे मोस्टली सारे एग्जाम्स फॉलो होते हैं। इस 60 वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सब्जेक्ट रिवाइज करना है जितना हो सके। सब्जेक्ट रिवीजन कैसे होगा? 9th 10th 11th एंड 12th। सिंस ये टीजीटी का पेपर है, मैं आप मान सकती हूँ कि क्योंकि केवीएस बहुत टाइम से एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन की क्वालिटी है या क्वेश्चन का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली हाई हो सकता है, ठीक है। ईएमआरएस जैसा छोटा पेपर या फिर ईएमआरएस जैसा इजी वेरी इजी पेपर नहीं होगा, इसकी कट ऑफ भी कम ही जाएगी। तो सबसे पहले आपको कोर साइंस अपना सब्जेक्ट है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। हाई वेटेड चैप्टर्स जो हैं, जैसे कि हाई वेटेड जो चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है, उन चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, पॉइंट्स वाइज आंसर्स को लिखिए, फॉर्मूलाज रिवाइज करिए, डेफिनेशंस को रटिए, ठीक है, वही हेल्प करता है। डायग्राम्स बनाने का स्कोप इस वाले पेपर में तो बहुत कम था, अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो डेफिनेटली डायग्राम्स को यूज करिए और ट्राई करिए फैक्चुअल लाइंस पे, ठीक है। फैक्चुअल लाइंस को मोर फोकस करना होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं लग के क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आपके जो फैक्चुअल क्लैरिटी है उसी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप एज इट इज लिख के आ सकते हो। अब बाकी क्या करना है, मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मॉक्स एज मच एज पॉसिबल उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मॉक्स आपको रोज
एटलीस्ट एक मॉक तो लगाना है, ताकि आप उस ट्रैक में रहो। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करो, जितने भी पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी आस्क्ड है उसको सॉल्व करो। और सिर्फ टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसका एनालिसिस जो होता है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, कहाँ पर स्पीड आपकी स्लो हो रही है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, कि स्पीड मैटर करती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं ईएमआरएस का। या आपको मैटर करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक है। जैसे फिजिक्स पार्ट आप लोग बोल रहे हो, सारे लोग की ईएमआरएस में फिजिक्स का पार्ट आपका अच्छा नहीं हुआ है, तो फिजिक्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करो। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और ट्राई करो कि जो सिली मिस्टेक्स आप टेस्ट में कर रहे हो, ठीक है, वो सिली मिस्टेक्स को एग्जाम में अवॉइड करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये केस होता है। ठीक है, तो अगर अगर डेली प्लान की हम बात करें कि डेली प्लान अभी आप कैसे करो, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करो और उन सब्जेक्ट कंबाइनेशन से रिविजन करो। ठीक है, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, जितना आपने कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। फिर एक मॉक टेस्ट दो ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपको देना है फॉर द स्पीड प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट में आप मोस्टली एमसीक्यूज को ही लिख पाओगे, मतलब एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट कर पाओगे। और उस जब ये सारी चीज़ों को जब आप पूरा कर लो 2 सब्जेक्ट के एक दिन में लेके, तब आप ट्राई करो कि आप अपने आंसर राइटिंग को साइमल्टेनियसली एटलीस्ट 5 to 6 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस लिखो। और अब कैसे आंसर्स को लिखना है, कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी के आप जब एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यूज को, तो उसमें आप फिजिक्स के फॉर्मूलाज की तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो। ठीक है, तो इसको आपको छूना नहीं है। केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरीज हैं, उन सबको रिवाइज करके उनको पॉइंटर्स में लिख लो, क्रिटिसिज्म वगैरह सब कुछ उनका याद कर लो। किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है वो सब चीज़ें देख लो एक बार में। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी मूव करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वो सारी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी चीज़ों को पढ़ लो। नाउ कम टू द बायोलॉजी पार्ट, वहाँ पे आपको सिंपल सिंपल सबके फंक्शंस, जितनी भी सेल्स वगैरह हैं उनके फंक्शंस, टिश्यू के चैप्टर में, सेल्स के चैप्टर में, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, सारे हार्मोन्स और उनका फंक्शन, ये सारी चीज़ें याद करनी है। हार्ट कैसे पंप करता है, बाकी किडनी वाला स्ट्रक्चर, और ये नेफ्रॉन का क्या काम है, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। आप गूगल पे डालो और सर्च करो द इम्पोर्टेंट सर्च करो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम क्लास 11, ठीक है, और 12th, ताकि इससे शॉर्टलिस्ट कर पाओ कुछ पॉइंटर्स को, और 10th। ठीक है, यहाँ से आप जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं उन कीवर्ड्स को प्रिपेयर कर लो। दिस इज द ओनली थिंग कि आप ऐसे अपने स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, पूरा प्लान कर सकते हो केवीएस एनवीएस के लिए अपकमिंग डेज में। नाउ अभी देखो स्टूडेंट्स, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बट नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आपके पूरे कंट्रोल में होती है। अगर ईएमआरएस का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं भी आता है, ठीक है, या आपके फेवर में आता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर फेवर में नहीं आता है, कुछ भी ऊंच नीच होती है, मार्क्स कम आते हैं या जो भी होता है, तो केवीएस एनवीएस को, वो बेस स्ट्रांग आपका होना चाहिए केवीएस एनवीएस के लिए। उसको मान के चलो, अभी जिसने पेपर दिया उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो वो केवीएस एनवीएस में इसी माइंडसेट से प्रिपरेशन करे, जो वीक पॉइंट उसके रह गए हैं उन वीक पॉइंट पे एनालिसिस करे। फिजिक्स को डेफिनेटली देख के जाए फॉर दी क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स पर्पसेस के लिए। और ट्राई करो कि जितना हो सकता है उतने अपने माइंडसेट को काम रखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम हॉल में जाके उस प्रेशर को झेलने की ताकत लेके आओ, ताकि आप जब जाओ तो इस डर के साथ नहीं जाओ कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा, या आप ओएमआर में कोई मिस्टेक नहीं करके आओ। यहाँ से सबसे बड़ी जर्नी खत्म हो जाती है आपकी, अगर आपकी कॉपी ही नहीं चेक हो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मत करो, सिली मिस्टेक्स को रिपीट मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो। न्यूमेरिकल अगर एक बार में नहीं आ रहा है, स्किप करो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं करो। टाइम पीरियड आपका 2.5 आवर्स है, तो आप इसको मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से आपको करना है। एमसीक्यूज को जितना हो सके मैक्सिमम सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ताकि आपके पास जो कंटेंट राइटिंग का टाइम हो वो ज़्यादा मिले, और इतना प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना बना है ईएमआरएस में, अभी जितने लोगों ने नहीं पोल में पार्टिसिपेट किया है, और किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, और आप क्या चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी वाइज और डिटेल्ड एनालिसिस प्रेडिक्शन हो, या फिर एक बार मैं फिर से प्रेडिक्ट करूं जब ऑफिशियल आंसर की ये लोग रिलीज कर दें उसके बाद में। और केवीएस एनवीएस के लिए
स्ट्रैटेजिकली प्लान में आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए, या फिर आप कौन-सा टॉपिक चाहते हो जो आपका नहीं कवर हो पाया है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आप चाहते हो मैं क्या कवर करूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे एक बार बता के मतलब कमेंट करके बता सकते हो इसके रिगार्डिंग आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है? और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे भी हेल्प होगी और मोटिवेशन बना रहेगा, ताकि मैं आपके लिए एक सॉलिड कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूँ। कोई भी फालतू की बात मैं नहीं करना चाहती ताकि आप लोगों को परेशानी हो। जितने भी लोग हैं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, नेक्स्ट मैं प्लान कर रही हूँ डी ट्रिपल एसबी का, ठीक है? नेचुरल साइंस के लिए। इसके अलावा बीपीएससी, टीआरई का, तो जिस मैंने एक पोल क्रिएट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप देख सकते हो और उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो कि आपको एग्ज़ैक्टली नेक्स्ट क्या चाहिए। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप उस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो और मुझसे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। सो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये कैटेगरी वाइज़ एनालिसिस अभी तक का आपके पोल्स के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो आप इसमें प्लस माइनस 5 कर सकते हो, प्लस तो नहीं ही, मोस्टली माइनस कर सकते हो 2 और 3 का। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल